नमस्कार, मैं हूं अमलेश आनंद और आज हम एक ऐसी कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जो श्रृंखला 2025 में पूर्ण होने वाली है। क्योंकि अभी जो माहौल बीता है वो विधानसभा उपचुनाव का माहौल बीता है और विधानसभा 4 सीट पर उपचुनाव हुआ है जिसका रिजल्ट 23 तारीख को है। तब तक आप इंतज़ार करिए, तब तक 3-4 कड़ियाँ आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी ये सेमीफाइनल राउंड था उपचुनाव का, सबकी निगाहें फाइनल राउंड 2025 बिहार विधानसभा पर टिकी हुई है। आज हम उसी का एनालिसिस करेंगे और एक छोटा सा हम आपके सामने एनालिसिस डालेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विक्रम विधानसभा से जो राजधानी पटना के सटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार सुमन कुमार और दूसरे पत्रकार सागर कुमार और तीसरा मैं खुद अमलेश आनंद। सबसे पहले हम सागर जी आपसे बात करना चाहते हैं कि विक्रम विधानसभा की क्या स्थिति होने वाली है, कैसे कैसे सिनेरियोज बनेंगे, कौन कौन पार्टी जो पहले से लड़ रहे थे, आगामी क्या होगा, क्या बदलाव होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें राजनीति में अब बदल चुकी हैं। बिल्कुल। दर्शक कहते हैं वोटर भी अब लोगों को बदलना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, जरा कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि विक्रम विधानसभा चुनने की वजह क्या है। सबसे पहला जो इस श्रृंखला का हम लोग विधानसभा लेकर आए हैं वो विक्रम विधानसभा लेकर आए हैं, क्योंकि जो सबसे इंटरेस्टिंग राजधानी पटना के इर्द गिर्द पटना की बात करें तो पटना जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक पाटलिपुत्रा संसदीय लोकसभा क्षेत्र और एक पटना साहिब। तो पाटलिपुत्रा में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो लड़ाई जहाँ पर दिख रही है और राजनीतिक जो हलके हैं उसमें भी असमंजस की स्थिति दिख रही है कि टिकट किसको दिया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऊहापोह की स्थिति जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वह विक्रम विधानसभा पर है। हालांकि बहुत लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी का भी कैंडिडेट फिक्स है और कांग्रेस का भी कैंडिडेट फिक्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंसाइक्लोपीडिया आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि दोनों में से किसी कैंडिडेट का सीट फिक्स नहीं है, क्योंकि जो बातें हम बताने जा रहे हैं वो अभी तक आपने उस पर गौर नहीं किया होगा। तो देखिए, सबसे पहले विक्रम विधानसभा जो है वो सवर्ण बहुल क्षेत्र है। सवर्ण बहुल में भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है। भूमिहारों की बात करें तो लगभग हमारे पास जो डेटा है, हालांकि हम एग्जैक्ट डेटा नहीं बताएंगे आपको ताकि किसी को बुरा ना लगे, किसी को खराब ना लगे। तो भूमिहार समाज की जो संख्या है लगभग 1 लाख वहाँ पर बताई गई है। और कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता की बात करें तो लगभग 3.4 लाख वहाँ पे कुल मतदाता है, जिसमें अकेले 1 लाख के लगभग में 1 लाख से ज़्यादा ही कहिए तो वो भूमिहार समाज की संख्या है। अच्छा। और उसके बाद फिर यादव समाज है। यादव समाज की भी संख्या लगभग 50,000 से अधिक है। इसके बाद फिर कोयरी, कुशवाहा, पासवान, वैश्य, मुसलमान, ये इन लोगों की भी संख्या वहाँ पर है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर जो वर्तमान विधायक जो हैं सिद्धार्थ, वो कई बार से वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी के नहीं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अच्छा, हाँ, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस से जीतते आ रहे थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का साथ छोड़ देते हैं और वो रात पूरा खेल चलता है, तब उस खेल में सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर शामिल हो जाते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाते हैं। तो लोग यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी जो है सिद्धार्थ को टिकट दे सकती है। दूसरे तरफ जो अनिल सिंह है, अनिल कुमार उनका नाम है, वो भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। वो भाजपा से वहाँ चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि भाजपा ने टिकट नहीं दिया था तो वो इंडिपेंडेंट भी वहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि जो मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी सिद्धार्थ हैं वही जब वहाँ पे चले गए हैं तो टिकट की आस न मिलते देख वह कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं। तो जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, जो सीधे सीधे देखने से ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सिद्धार्थ को टिकट मिल सकता है और कांग्रेस के खेमे से अनिल कुमार को टिकट मिल सकता है। इसमें हम थोड़ा सा लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा पेच है। पेच की जानकारी जो है, मुस्कुरा रहे थे सुमन जी, और लगता है सुमन जी के पास कोई न कोई गुप्त और बड़ी जानकारी है। बिल्कुल। सुमन सर, आप क्या कहना चाहेंगे विक्रम विधानसभा? पहले तो तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए, राजनीति में एक सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जो राजनीति में दिखता है वो सत्य नहीं होता है और जो छुपाया जाता है वही सत्य होता सत्य है। होता है, बिल्कुल। अब आप देखिए, बात समझिए, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, अनंत सिंह बीजेपी नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं विधानसभा में, तो उनकी मजबूरियां समझ में आती है। लेकिन सवाल ये है कि एक कहावत है कि माया मिले न राम, हाँ ठीक है। सही बात। तो सिद्धार्थ के साथ में आखिर ऐसा, सिद्धार्थ सौरभ जो विक्रम के विधायक हैं, उनके साथ ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो भाजपा गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है, मंत्री बनाने की बात हुई थी, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट देने की बात हुई थी। अगर ये बात सत्य भी है तो ऐसा दोनों में से कुछ भी कुछ नहीं भी हुआ। नहीं हुआ, कुछ कुछ भी नहीं हाथ मिला। नहीं लगा। कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। ठगा गया ऐसा भी कह सकते हैं आप। हाँ, ये कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिद्धार्थ सौरभ को भाजपा ने ठग लिया, नीतीश कुमार ने विधायक तो वो ठग पहले लिया। से भी थे, अगर विधायक टिकट दे भी देती है भाजपा। सबसे बड़ी बात है कि विधायक पहले से नहीं थे। विक्रम विधानसभा जो कि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, वहां आप आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार हैं और वहां पर आपने भाजपा के अनिल कुमार, देखिए अनिल कुमार के बारे में कहा जाता है कि घर में सत्यनारायण भगवान की भी पूजा होगी, अनिल कुमार को आप खोजिए। जो रामकृपाल यादव के बारे में कहा जाता है, वही विक्रम में अनिल कुमार के बारे में कहा जाता है। अनिल कुमार को मैंने कई बार ऐसा देखा है, महसूस किया है कि एक छोटा सा अदना सा आदमी भी अपना रोष उनके सामने खुले तौर से जताता है। तो जनमानस में मतलब बहुत पैठ है, ये कह सकते हैं। जनमानस में पैठ है और जनमानस में वो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय है। सामाजिक व्यक्तित्व है सामाजिक उनका। किसी भी कोई कार्यक्रम होता है, किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पटना में दिखवाना है, डॉक्टर से बातचीत करनी है, वो हर चीज में पहुंचते हैं। चलिए। उनको कभी नाराज होकर और एग्रेसिव होकर बोलते हुए नहीं देखा गया, न सुना ठीक, गया। ठीक, तो ठीक। अब कहानी ये है, देखिए जैसे ही सिद्धार्थ सौरभ की नजदीकियां एनडीए गठबंधन से बढ़ती है, अनिल कुमार देखते हैं कि अब विक्रम विधानसभा से एनडीए से मेरी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि पहले भी ये धोखा खा चुके हैं अनिल कुमार, क्योंकि अनिल कुमार के इतना व्यक्तित्व अच्छे होने के बाद भी वो चुनाव हारते रहे और शायद इसीलिए अतुल कुमार को भाजपा लेकर आई चुनाव लड़ाने के लिए। हालांकि अतुल कुमार जो है ऊपर से पैरवी करा कर आए हुए थे, तो दिल्ली से पैरवी करा के आए हुए थे, इसलिए वो उनको टिकट मिला। तो भाजपा से ठगे तो अनिल कुमार हैं ही, वो पहले से ही। लेकिन अनिल कुमार ने निर्दलीय लड़ के भी अपनी शक्ति दिखाया, करीबन 50,000 के आसपास में वोट लाया था उन्होंने, और भाजपा का कैंडिडेट मात्र 14,000 वोट लाता है। तो इससे पता चलता है कि अनिल कुमार की लोकप्रियता क्या है। तो जो हमारा कहना था कि अनिल कुमार ने देखा कि जब सिद्धार्थ सौरभ भाजपा से नजदीकी बढ़ाते हैं तो अनिल कुमार तुरंत कांग्रेस खेमे में चले जाते हैं। देखिए, कांग्रेस खेमे में भी बहुत सारी गतिविधियां ऑलरेडी पहले से चल रही है। देखिए, विक्रम के एक बड़े नेता हैं अशोक गगन, अच्छा। उनकी भी सक्रियता है विक्रम विधानसभा क्षेत्र में, वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने के प्रयास में है। इसके अलावा दबे छुपे स्वर में ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने सुपुत्र को भी लड़वा सकते हैं, आकाश कुमार सिंह जी, क्या बात करते हैं? जो कि जी वहां हाँ। से चुनाव हार गए थे, महाराजगंज से, जिनको अभी महाराजगंज लोकसभा से। का चुनाव मिला था। कहीं से सेट कर दे, मतलब वो चाहते हैं कि अपने पुत्र को बिहार विधानसभा, अब लोकसभा नहीं भेज सके तो बिहार विधानसभा भेज दे। क्योंकि अध्यक्षीय भी छिनाने वाला ना है। तो किनका? अखिलेश प्रसाद हाँ, का? अब इस पर- चलिए ये इस सब पर- क्या इस पर- बात इस पर- करते हैं? ये तो दर्शक के लिए नहीं, इस बहुत ही पर- नई चीज होगी। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये सागर जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन सागर जी भी कोई बात हल्के में नहीं करते हैं। देखिए, इसके बाद में अब देखिए, पहले पृष्ठभूमि में जाइए। देखिए, सिद्धार्थ कुमार जो है वहां पर लगातार 2015 से विधायक चुने गए। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, नीतीश कुमार और लालू जी साथ में थे, तेजस्वी यादव साथ में थे, तो उस समय सिद्धार्थ प्रचंड बहुमत से जो है सरकार में आए थे। तकरीबन 90,000 के आसपास में उनको वोट आया था। बिल्कुल, मैं डेटा भी अगर आप कहेंगे तो बता देता हूँ। जी। 2015 नीतीश और लालू जब साथ आए थे तो सिद्धार्थ को कांग्रेस पार्टी से 94,088 वोट आए थे जी। और लगभग 54.44 आधे से अधिक वोट अकेले जो है सिद्धार्थ ले गए, लाए थे। दूसरे नंबर पर अनिल कुमार थे जो बीजेपी से लड़े थे, इनको 49,777 वोट आए। और तीसरे नंबर पे सीपीआई-एमएल के देवेंद्र वर्मा थे जो 4667 वोट आए। बताएं। जी, तो कहने का मतलब है कि
जितना वोट अनिल कुमार को आया लगभग उतने ही वोट से तो ये जीत गए। काफी बड़ी जीत, बहुत प्रचंड बड़ी, जीत बहुत इसको बड़ी। कहते हैं। नीतीश और लालू जब साथ आए थे नीतीश और 2015 लालू में। साथ आए थे तो इन्होंने अपनी ताकत को दिखा भी दिया था। भाजपा गठबंधन को बुरी तरीके से हराया था इन लोगों ने। लेकिन अगर आप 2020 में भी जाते हैं तो 2020 में भी देखते हैं कि सिद्धार्थ को 86,177 वोट आता है। हाँ, लगभग अनिल 35,000 कुमार निर्दलीय 50,717 वोट लाते हैं और अतुल कुमार मात्र जिन्हें 14,000 आयातित उम्मीदवार भाजपा का बताया जाता था, उनको 14,439 वोट आता है। देखिए वहाँ पर जो समीकरण है, जैसा कि सागर जी ने बताया है कि 50,000 से ऊपर, हमारा मानना है कि 60 से 70,000 करीबन यादव वोट भी है। तो यादव, मुसलमान और दलित का एक तबका, देखिए माले का जनाधार हर जगह आप देखेंगे, माले कैडर बेस पार्टी है और माले का जनाधार छिटपुट आप देखेंगे कि अत्यंत पिछड़ी जातियों में उसका आधार बना रहता है। तो जब ये सारा समीकरण मिलता है और इसके साथ में कांग्रेस से जब सिद्धार्थ लड़ते थे तो कांग्रेस के साथ में लड़ने का, कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है प्लस जो भूमिहार जाति के वोटर हैं, देखिए सिद्धार्थ अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा नेता हैं, लगातार 2 बार से जीत कर भी आ रहे हैं। लेकिन 2025 में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो सत्ता पक्ष था और जो विपक्ष था, जो नाम हम लोग देख रहे थे, या तो नाम उल्टा होगा, या तो इस बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, या जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो कांग्रेस का उम्मीदवार सीधा होगा। उल्टा हो गया, जैसे कि हम लोग लेकिन- देखे थे मुजफ्फरपुर में जी अजय निषाद और राजभूषण निषाद। सही। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता है। अच्छा। देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका स्थानीय जो इकाई है वो तय नहीं करता है कि बिल्कुल चुनाव का टिकट किसे मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में देखिए कांग्रेस से बड़े बड़े दावेदार लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ को महसूस हो कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो क्या लगता तो है? भाजपा और कांग्रेस दोनों कोई खेल कर सकती नहीं, है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, पहला जो आपने सवाल उठाया था और उसका जवाब नहीं दिया, उस सवाल को मैं फिर से कुरेदता हूँ। मजबूरी क्या रही होगी सिद्धार्थ के सामने, या मजबूरी या फिर कोई बड़ा सपना? देखिए यहाँ मजबूरी नहीं, यहाँ महत्वाकांक्षा आ गया। महत्वाकांक्षा आ गया था। जब आप मुखिया बनते हैं ना तो आपके मन में चाहत होती है कि अब आप विधायक बन जाएं। विधायक बनते हैं तो मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं तो सांसद बनना चाहते हैं। तो पूरी तो नहीं हुई, हसरतें पूरी नहीं हुई। कोई भी हसरत पूरा नहीं हुआ, ना मंत्री बने ना सांसद बने। तो अब क्या लग रहा है कि अब तो क्या कोई बड़ी हसरत फिर से मन में पाले हुए हैं और वो पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि केवल विधायक से तो नहीं मानेंगे। देखिए केवल विधायक से नहीं मानेंगे तो उनके पास में ऑप्शन भी क्या है। विधायक बन के मंत्री बन सकते देखिए हैं। हमारे MLC बन के बिहारी मंत्री में बन सकते हैं। हमारे बिहार में एक कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आए रे। देखिए आपकी ये कहावत से भी ये लग रहा है, तो आपको या हम सबको ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों के अलावा कोई तीसरा आने वाला है? ऐसा भी तो हो सकता है समीकरण। बिल्कुल राजनीति संभावनाओं का खेल है। जो व्यक्ति कांग्रेस में 5 साल 10 साल 20 साल से संघर्ष कर रहा है, पसीना बहा रहा है, अपना धन खर्चा कर रहा है, मिल कुछ नहीं इलाके में घूम रहा है, दरवाजे भटक रहा है, उसको अचानक से कोई बाहर का एक कैंडिडेट आता है और उसको पार्टी अगर कैंडिडेट बना देगी तो वो आदमी क्या करेगा? देखिए राजनीति यहाँ कोई सेवा के लिए नहीं कर रहा। अच्छा, विधायक मंत्री और सांसद कोई सेवा के लिए। समीकरण है सुमन भैया, जो भी जातिगत समीकरण है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब एक नई पार्टी जेएसपी, जिसको कि जनसुराज कहा जा रहा है, उससे भी कई कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं, तो वह भी अब आ रहा है, वो ज़्यादातर भाजपा का ही वोट को कन्वर्ट कर रहा है, सेंधमारी कर रहा है। तो आपको लगता है कि भूमिहार के अलावे भी किसी कास्ट का यहाँ से कोई कैंडिडेट हो सकता है किसी पार्टी से? देखिए मुझे जनसुराज के बारे में 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए जो सवर्ण तबका है, आप एक चीज ध्यान दें कि कांग्रेस का जो इतना दिन लगातार कांग्रेस हर राज्य में शासन किया, उसका 3 ही मेन अहम वोटर हुआ करते थे, अल्पसंख्यक, दलित और सवर्ण। ये गठजोड़ जो होता है ना, ये सबसे खतरनाक गठजोड़ है और ये गठजोड़ जिसके पास में आ गया ना, सत्ता उससे दूर नहीं हो सकती है। तो जनसुराज भी इन्हीं प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। जनसुराज ने पहला टारगेट किया है मुसलमान को। आप देख भी रहे हैं बेलागंज के चुनाव में किस प्रकार से मुसलमान वोटों का रुझान जनसुराज की तरफ गया है। दूसरा चीज क्या है कि देखिए फॉरवर्ड वोटर जो हैं, जो सवर्ण वोटर हैं,
वो पूरी तरीके से अब एनडीए के साथ सहज नहीं रह पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा किया है, जा चाहे रहा वो नीतीश, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अशोक चौधरी ने भूमिहारों के बारे में जहानाबाद में क्या बोल दिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि सवर्ण भी पूर्णतः सहज नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अभी खेती को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैल गई हैं समाज में। जमीन किसका हमारा रहेगा नहीं रहेगा, बहुत तरह की बातें हैं। उसको लेकर के माले भी फील्डिंग कर रहा है। तो हमारा यही कहना है कि सवर्ण भी अपना एक ठिकाना खोज रहा है। मुसलमानों ने देखा कि जब लालू यादव और उनका परिवार शहाबुद्दीन का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। आप देखेंगे आनंद फानन में शहाबुद्दीन के परिवार को जो है लालू यादव बेलागंज चुनाव से कुछ दिन पहले वापस लाते हैं। गुड्डू करके कोई है वहाँ पर जनसुराज के, उनकी चर्चा भी खूब है। देखिए जनसुराज में किसी व्यक्ति की चर्चा अभी आप नहीं हाँ, कर आप सकते। नहीं कर सकते सागर जी नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। हाँ। जनसुराज की अभी पद यात्रा आप देखेंगे, जो भी पद यात्रा हुआ है वो गंगा के उस पार हुआ है। आप मगध साहबाद में कोई जनसुराज की पद यात्रा नहीं हुई, प्रशांत किशोर की पद यात्रा नहीं हुई है। प्रशांत किशोर अगले 1 साल में यहाँ भी पद यात्रा करेंगे और प्रशांत किशोर की जब पद यात्रा निकलेगी तो नए नए नेता, नए नए कार्यकर्ता पैदा होंगे। तब आपको देखकर पता चलेगा कि सवर्णों का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ कितना जा रहा है। देखिए खुलकर सवर्ण अभी सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर प्रशांत किशोर भी नहीं आ रहा और न प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं कि कहाएगा कि प्रशांत किशोर, जिनको प्रशांत और पांडे कहा जाता है बार बार आरजेडी के द्वारा। यही वजह थी कि रामगढ़ में उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं दिया, और ब्राह्मण उम्मीदवार दिए रहते तो पासा कुछ और रहता रामगढ़ में। प्रशांत किशोर ने तो एक तीर से 2 निशाना किया ना। प्रशांत किशोर ने एक तरफ मोहम्मद अमजद को दे दिया, अल्पसंख्यक को, इमामगंज सुरक्षित क्षेत्र वहां पासवान को दे दिया। आप देखेंगे तरारी में उन्होंने सवर्ण को भी टिकट दे दिया, राजपूत को, और अब महिला भी कर दिया। इसके बाद में आप देखें कुशवाहा को भी दे दिया। मतलब जो डोमिनेट करने वाली जो जातियां थी, बड़ा दिमाग से काम किया है वो। कुशवाहा समाज में जिस तरीके से सत्ता पाने की बेचैनी है, इसको यूटिलाइज किया। तो इसी प्रकार से आगे भी किया जाएगा। आप देखिए बिहार की राजनीति सवर्णों का पहले इतिहास रहा, सवर्णों के बाद में ओबीसी में गया। अब इसको हम कंक्लूड थोड़ा सा करेंगे। मुझे 1-2 सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि क्या भूमिहार समाज को छोड़कर दूसरे समाज के लोगों के लिए भी टिकट की संभावनाएं यहाँ से हैं, विक्रम विधानसभा से? देखिए भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों मुझे लगता है कि जब भी कैंडिडेट उतारेगा तो भूमिहार वोटर ही उतारेगा, क्योंकि भूमिहार वोटर के बीच में जब तक विभाजन नहीं होगा, दूसरे जाति का वोट आपसे सटेगा नहीं, आपसे जुड़ेगा नहीं, तब तक आपके लिए संभावनाएं नहीं बनती है। रहा सवाल जनसुराज का, तो जनसुराज के प्रशांत किशोर हमेशा चौंकाने वाला ही निर्णय लेते हैं, ये हमें दिखता है। ठीक है, अब मेरा अगला जो सवाल है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको करेंगे। बीजेपी से चर्चा है कि सिद्धार्थ को टिकट मिल जाएगा जी, इसमें आप क्या इसको कहेंगे? सिद्धार्थ को टिकट मिल जाएगा या और भी जो लोकल स्तर के भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्या कोई नए चेहरा की संभावना है? क्योंकि सिद्धार्थ के प्रति गुस्सा जरूर होगी कार्यकर्ताओं में, गुस्सा होगा क्योंकि सिद्धार्थ के खिलाफ चुनाव प्रचार किया है कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक। तो क्या एक सहज जो है संगठनात्मक जो है वो प्रक्रिया दिखेगी? देखिए लगातार 2 बार के विधायक हैं और प्रचंड बहुमत से जीते कांग्रेस से हैं, मैं बात मान रहा हूं। लगातार 2 बार के विधायक हैं, प्रचंड बहुमत से जीते हैं। मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि सिद्धार्थ को बीजेपी टिकट न दे। इसकी संभावना मैं बहुत कम देखता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजनीति में सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर दिया जाएगा तो किस वजह से दिया, सिनेरियो क्या होगा, वो क्यों तैयार होंगे? विधायक तो पहले भी थे। सवाल ये है कि अब कांग्रेस में उनका ठिकाना कहाँ रहा। कांग्रेस में ठीक है, जिस दिन उन्होंने नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दिया उसी दिन उनका जो घर था, पुराना घर तो छूट गया। मतलब विधायकी बचाने के लिए वो बीजेपी में आए हैं और बने रहेंगे और उस पर ही मतलब मना लिया जाएगा, केवल विधायक पद देकर ही मना लिया जाएगा। हो सकता है उनको ये कहा जा रहा हो कि जब नीतीश कुमार 2025 में, हो सकता है भाजपा के लोग अंदर ही अंदर उनको समझा रहे हो कि 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, उस समय शायद आपके लिए हम मंत्री पद का दरवाजा खोल दें, आप पहले से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरा, आप कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस में 3 नाम आपने बताया। एक अनिल कुमार जो कि पहले भाजपा से लड़ते आए हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ाई लड़ी है,
अच्छा, मुझे ये जानकारी शायद अभी मैं भूल रहा हूँ, अनिल कुमार क्या पहले विधायक रहे हैं? अनिल कुमार लगातार आपको विधायक रहे थे। 2005 में सर्वप्रथम ये लोजपा के टिकट पर चुने गए थे। उसके बाद में आपको याद होगा कि जब लोजपा के कई विधायकों ने रामविलास पासवान को छोड़ दिया था, तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। और ये फिर 2010 में भी विधायक बने थे, 2005 अक्टूबर में भी विधायक बने थे, और उसके बाद में 2015 में सिद्धार्थ 2010 में भी इनको सिद्धार्थ से लड़ाई हुआ था। उस समय सिद्धार्थ लोजपा के प्रत्याशी हुआ करते थे, और 2015 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर सिद्धार्थ ने इनको हराया। तो अब क्या संभावना क्या है? कांग्रेस से किसकी संभावना है? क्या इनका टिकट कट सकता है? कांग्रेस से अनिल कुमार की भी संभावना है, कांग्रेस से अशोक गगन की भी संभावना है, और अखिलेश बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अपने पुत्र के लिए तो फील्डिंग जरूर करेंगे। और अखिलेश कुमार की समझ और उनकी चाल के आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल लेके इसको समाप्त करेंगे हम लोग। क्या जनसुराज किसी भूमिहार कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव लड़ाता है तो किसका खेल बिगड़ेगा? देखिए, जनसुराज अगर किसी भूमिहार प्रत्याशी को उतारता है मैदान में, तो जब भी खेल बिगड़ेगा तो भाजपा का ही बिगड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही खेल बिगड़ेगा। इस चीज को आप तय मान ले। चलिए, तो आपने सुना, आपने देखा, आपने समझा। मुझे लगता है कि बहुत गौर से आप लोग भी सुन रहे होंगे। हम अगले कड़ी में भी एक नए विषय को लेकर के, नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर के चर्चा करेंगे, और तब तक हम आप सबों से चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।